अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। जी, इफ्रिक 1 बता रहा था, और चूंकि ये आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, यानी पुराने सिलेबस का है, और मैं इसको रिवीजन के तौर पे करा रहा हूँ, तो बेटा इस पे ना टाइम थोड़ा कम लगाना है मुझे। मैं इसमें आपको सोल्यूशन से ही बता रहा हूँ। रिवैल्यूएशन में चले मैं बोर्ड पे कर दूंगा, रिवैल्यूएशन में बोर्ड पे कर दूंगा, लेकिन कॉस्ट मॉडल पर सोल्यूशन से देख लें। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारी रिपोर्टिंग सोल्यूशन से दिखा दिखा के पढ़ाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। मैंने I36 इतनी डिटेल से समझाया है, तो बाकी भी सारे इंशाल्लाह डिटेल से ही समझाऊंगा, लेकिन ये जो पुरानी चीजें हैं ये ऐसे ही बस कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 1, ये जो इफ्रिक के क्वेश्चन डाले हैं ना, इनमें क्वेश्चन 1 पढ़ लीजिए। जी पढ़ लिया। इसमें इनिशियली हमने अंदाज़ा लगाया था 8 मिलियन का, और 9% पे इसको डिस्काउंट करने का सोचा था। सोल्यूशन से बता देता हूँ, सोल्यूशन पे आ जाइए। साथ सोल्यूशन खोल लें, क्वेश्चन सोल्यूशन दोनों सामने रख लें। पहले आप देखिए, डबल एंट्रीज के नीचे मैंने एक वर्किंग की हुई है। डबल एंट्रीज के नीचे पेज में देखिए, पहले पेज के नीचे एक वर्किंग आ रही है। सोल्यूशन में पेज नंबर 1 में ही डबल एंट्रीज के नीचे वर्किंग आ रही है। आ गए? अच्छा, 1 जुलाई 15 को जब हमने ये प्लांट इंस्टॉल किया था, तो क्या किया होगा? एक तो 80 मिलियन से प्लांट की कॉस्ट जो खर्चा हुआ था, फिर उसके अलावा इस 8 मिलियन की पीवी निकाली होगी। तो वो देखें, ब्रैकेट में दिखाया हुआ है मैंने, 8 मिलियन की 9% पे 8 साल की पीवी निकाली है। वर्किंग 1 बता रहा हूं। उसमें देखिए प्रोविजन में 4.01 आ गया। ये क्या है? ये 8 मिलियन की पीवी है। तो हमने क्या किया फिर? सोल्यूशन में पहली एंट्री देखें, बल्कि नहीं सॉरी, पहली एंट्री तो है ही नहीं, आपसे तो सिर्फ 19-20 मांगा है। हमने ये किया होगा कि प्लान डेबिट किया होगा, कैश क्रेडिट 80, क्या 80 है ना, प्रोविजन क्रेडिट 4.01 और प्लान डेबिट 84.01। ये जो मैंने यहां पर भी लिख के दी थी। तो इनिशियली हमने प्लांट की कॉस्ट में प्रोविजन की अमाउंट को डेबिट कर लिया। ये पहली एंट्री हो गई होगी। इस सवाल में मैंने सिर्फ 19-20 पूछा है, लेकिन वैसे आपको बता रहा हूं कि पहली एंट्री ये हुई होगी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? वर्किंग में आइए वापस। लाइफ कितनी है इसकी प्लांट की? 8 साल है ना, सवाल में लिखा हुआ है 8 साल है। तो अब हर साल 2 काम हुआ करेंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ करेगी, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये तो एंट्री आती है ना, और दूसरी एंट्री फाइनेंस कॉस्ट डेबिट हुआ करेगी और प्रोविजन क्रेडिट हुआ करेगी। ये हर साल 2 काम होते जाएंगे। एसेट डेप्रिशिएट होता जाएगा और प्रोविजन बढ़ती जाएगी। तो देखें, 2016 जब एंड हुआ तो 84.01 को मैंने डिवाइडेड बाय 8 किया है, तो 10.5 आ रहा है।
ये डेप्रिसिएशन हो गई। और प्रोविजन वाले कॉलम में 0.36 कैसे आया? कैसे कैसे निकाला 0.36? अब इंटरेस्ट बनाते जाएंगे ना, जिस तरह लोन पे इंटरेस्ट पड़ता है, अब हम इस प्रोविजन के ऊपर इंटरेस्ट लगाते जाएंगे। 4.01 के ऊपर 9% लगेगा तो 0.36 आ जाएगा। हमने जो प्रोविजन बनाई हुई है इसको हम इंटरेस्ट लगा के बढ़ाते जाते हैं। IAS 37, इसको अब हम इंटरेस्ट लगा के कंपाउंड करते जाते हैं। तो 4.01 पे जब 9% लगेगा तो 0.36 आ जाएगा। यही सलूक 2017 में भी हो गया, एसेट और डेप्रिशिएट हो गया, ठीक है। और प्रोविजन जो 4.38 तक पहुंच गई थी उस पर फिर 9% लगाया तो 0.39 आ गया। चल रहे ना साथ? 30 जून 17 पे ये बुक वैल्यूज पहुंच गई। एसेट 63.01 हो चुका है और प्रोविजन बढ़ते बढ़ते 4.77 हो गई है। अब सवाल पे आइए, 1 जुलाई 17 को डिसमेंटलिंग का अंदाजा हो गया चेंज, क्या करेंगे? फार्मूला लगाएंगे, नई अमाउंट निकालेंगे। अच्छा, फार्मूला इस टेबल में ही एडजस्ट कर लिया मैंने। कैसे? हम जो नई एस्टीमेट की फिगर है अब 9 मिलियन, कितने साल रह गए? अब 8 में से 2 तो गुजर गए ना, कितने रह गए? तो अब देखिए वर्किंग में वापस 9 मिलियन नया एस्टीमेट, इसको मैंने 9% पे अब 6 साल डिस्काउंट किया, 6 रह गए थे ना अब। तो नए एस्टीमेट पे एस्टीमेट चेंज की पीवी आ गई 5.37, आ गई। और अभी अभी कैरिंग अमाउंट कहां तक पहुंची हुई थी प्रोविजन की? तो इंक्रीज होगा डिक्रीज? इंक्रीज। तो क्या करें इंक्रीज को? प्लान्ड और डेबिट, प्रोविजन और क्रेडिट। तो देखिए दोनों में ऐड हो गया, तो ये 0.6 दोनों में ऐड हो गया। सही है। अब साल एंड हुआ 2018, प्लांट की कैरिंग अमाउंट चूंकि चेंज की है तो डेप्रिसिएशन भी चेंज होगी, और एस्टीमेट चेंज के बाद रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट डेप्रिशिएट होती है ओवर रिमेनिंग लाइफ। रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 6 साल। तो 63.61 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 10.6 आ जाएगा। अच्छा, 2018 की फाइनेंस कॉस्ट कैसे निकालें? ऐसे ही। कैसे ही? अब 5.37 पे 9% लगा लें, तो ये 2018 की डेप्रिसिएशन और फाइनेंस कॉस्ट आ गई। इसी तरह एक साल और आगे गुजार ले, 2019 फिर वही डेप्रिसिएशन आ गई और फाइनेंस कॉस्ट कैसे निकली? 5.85 पे 9% लगा लिया। और अब 2019 से एंट्रीज पूछी थी मैंने, तो इसी पेज के ऊपर देखें 30 जून 19 दोनों एंट्रीज आ गई, फाइनेंस कॉस्ट की भी और डेप्रिसिएशन की भी, ये दोनों एंट्रीज हो गई। फिगर्स कहां से मिली? वो वर्किंग में। अब यहीं से फिगर्स मिलती जाएंगी। इस वर्किंग में क्या हो रहा है? एसेट वाला कॉलम डेप्रिशिएट होता जा रहा है और प्रोविजन वाला जो कॉलम है वो अपडेट होता जा रहा है। और जब एस्टीमेट चेंज निकालना होगा तो वो प्रोविजन वाले कॉलम से निकलेगा। इंक्रीज आएगा तो वो एसेट में ऐड कर दें, डिक्रीज आएगा तो लेस कर देंगे। सिंपल, ऐसे ही है, बस खत्म हो गया, यही है। तो 2019 में डेप्रिसिएशन और फाइनेंस कॉस्ट की एंट्री हो गई। अब आते हैं सवाल पे वापस। अब 2020 के मिड में, यानी 1 जनवरी 2020 एस्टीमेट चेंज हो रहा है, तो पहले इस मिड तक पुराने 6 महीने गुजार के आगे आएंगे। सवाल में दूसरा एस्टीमेट कब चेंज हो रहा है? 1 जनवरी 20, अकाउंटिंग ईयर है जुलाई से जून। ये कहां लिखा है जुलाई से जून? रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है फॉर द ईयर्स एंडिंग 30 जून। तो अगर ईयर एंड 30 जून है तो फिर जुलाई से जून अकाउंटिंग ईयर है। तो दूसरा एस्टीमेट कब चेंज हो रहा है?
1 जनवरी 2020, 6 महीने। तो पहले हम पुराने 6 महीने पुराना एस्टीमेट, आइए वर्किंग में वापस। पहले हम 31 दिसंबर या 1 जनवरी तक ले आएंगे। क्या किया, डेप्रिसिएशन पूरे साल की 10.6 थी, तो 6 महीने की 5.3 हो गई। फाइनेंस कॉस्ट कैसे लें हम, नहीं इसको हाफ नहीं करेंगे, 6.38 तक पहुंच चुके हुए थे 2019 तक, 6.38 तक पहुंच गए थे ना। अब 6.38 इंटू 9% इंटू 6.38 इंटू 9%, आगे फिर इंटू 6/12, 6.938, ये 30 जून 2019 तक की प्रोविजन की बुक वैल्यू है ना। अब आगे 6 महीने का इंटरेस्ट लेना है, तो दिस इंटू 9% इंटू 6/12, तो वो आ गया 0.29। ठीक है, इस 6 महीने की अपडेशन के बाद एसेट पहुंच गया 37.1 तक, और प्रोविजन कहां तक फल फूल के आ गई है, 6.66। एस्टीमेट चेंज क्या किया, अब 11 मिलियन को 11% पे कितने साल डिस्काउंट करें, 3.5 साल। कैसे 3.5 साल, ये जो वर्किंग की हुई है ना, इसमें से आपको लाइफ गिन के देता हूं। डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई, मतलब 1 साल गुजर गया। टेबल के शुरू से आते हैं, एक डेप्रिसिएशन 16 में, एक डेप्रिसिएशन 17 में, एक डेप्रिसिएशन 18 में, एक डेप्रिसिएशन 19 में, 4 हो गई, और आधी डेप्रिसिएशन 2020 में। 4.5 साल गुजर गए, 8 में से 4.5 साल गए, कितने रह गए, तो वो देखिए मैंने 3.5 पावर लेके तो उसको डिस्काउंट किया हुआ। अगले पेज पे चला गया, ठीक है। तो एस्टीमेट चेंज हो गया ना, सवाल देखना यार। हाँ, हो गया ना, एस्टीमेट चेंज आ गया ना। अब वो सब नए एस्टीमेट में कवर हो गया। अब जो हमने नई फिगर निकाली है 7.63, ये सब नए एस्टीमेट पे है। तो जब इसको पुराने से कंपेयर करेंगे तो वो सारा का सारा डिफरेंस 0.97 में कवर हो गया। तो 0.97 इंक्रीज आ गई, इस 0.97 को प्लान डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट। तो देख लीजिए ऊपर 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी को एंट्री की हुई है, प्लान डेबिट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट। और चूंकि 30 जून 20 तक आना है, तो 6 महीने और गुजार लें। अब वो जो 6 महीने गुजरेंगे, अब वो नई फिगर्स पे गुजरेंगे। प्लांट बढ़ के 38.08 हो चुका हुआ है, और उसके पास 3.5 साल की जिंदगी बाकी है। तो 38.08 डिवाइडेड बाय 3.5 साल, लेकिन 6/12, 38.08 डिवाइडेड बाय 3.5 साल, लाइफ 3.5 साल रह गई है, लेकिन इंटू 6/12, 5.44। और इसी तरह से 7.63 पे 6 महीने का इंटरेस्ट लगा लें 11% पे। ये आ गई 6 महीने की फाइनेंस कॉस्ट, और इन दोनों की फिर 2 एंट्रीज हो गई। तो अब ये एंट्रीज भी एक नज़र सारी दोबारा देख लें, इस वर्किंग को भी अच्छी तरह से देख लें, फिर मैं रिवैल्यूएशन पे आता हूं। ऐसे डेप्रीशिएट होता जाएगा, प्रोविजन कंपाउंड होती जाएगी, और जब जब एस्टीमेट चेंज हो तो एस्टीमेट चेंज निकलेगा प्रोविजन वाले कॉलम से, पता वहां से चलेगा, और जो भी इंक्रीज डिक्रीज होगी साथ वो प्रोविजन में भी आएगी और प्लांट में भी आएगी। और चूंकि प्लांट चेंज होता जाएगा तो उसके बाद फिर डेप्रिसिएशन भी चेंज होती जाएगी। ये है कॉस्ट मॉडल। ये है ही डिसमेंटलिंग का एस्टीमेट, वो तो पहले हम कर चुके हैं ना। आ सकता है, लेकिन वो प्रोविजन को अफेक्ट नहीं करेगा। नहीं प्रोविजन को भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि लाइफ चेंज हो रही होगी ना, डिस्काउंटिंग चेंज हो जाएगी, तो वो लाइफ चेंज भी इसी में कवर हो जाएगा।
आईएस प्रोविजन के हिसाब से डील करते हैं, अंदाजे चेंज हो गए, एस्टिमेट चेंज हो गए। ये जो आईएस पार्ट है स्टैंडर्ड, तो ये स्टैंडर्ड से प्रोविजन का चेंज डील करता है, डिसमेंटलिंग। जी ठीक है, चलें आगे। चलें अब आते हैं रिवैल्यूएशन मॉडल पे। रिवैल्यूएशन मॉडल थोड़ा सा ज़रा ट्रिकी है। रिवैल्यूएशन मॉडल के लिए जो आपको फिगर्स अभी बता रहा हूं वो समझाने के लिए एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा, लेकिन समझाने के लिए आपको पॉइंट कन्वे कर दूंगा। फिर उसके बाद मैं आपको वो वर्किंग से कवर करा दूंगा सारा कुछ। अगर एक एसेट की कैरिंग अमाउंट 600 है, प्रोविजन शामिल है इसके अंदर, डिस्मेंटलिंग वगैरह सब शामिल है, और इसकी फेयर वैल्यू 625, फेयर वैल्यू 625। पहली पहली रिवैल्यूएशन है जिंदगी की, क्या एंट्री होगी? एसेट और डेबिट हो जाएगा 25 से, और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट हो जाएगा 25 से। और अगर पहले कभी लॉस हुआ होता रिवैल्यूएशन का और अब अपवर्ड आ रहा होता, फिर पहले पिछला लॉस रिवर्स होता, वो भी वो नेट ऑफ डेप्रिसिएशन, और फिर सरप्लस की बारी आती। अगर डिसमेंटलिंग की ऑब्लिगेशन का एस्टीमेट बदल जाए और बढ़ जाए, तो उससे हम एसेट को भी बढ़ाएंगे जैसे भी बढ़ा रहे थे, बढ़ा के फर्ज करते हैं वो 6-10 हो गया, तो इस बढ़ाने का असर, अब ये इंक्रीज 25 तो नहीं 15 रह गया ना, अब ये हो जाना था, ऐसे ही है। अच्छा, इसकी जगह अगर मैं ऐसे कर लूं कि ये 25, चलो खैर है, 10 से रिवर्स कर दूं एंट्री, ये भी ठीक है। लेकिन उससे पहले ये भी एक एंट्री होगी, तो ऐसा करते हैं कि इन दोनों को कंपाउंड करके शक्ल बना लेते हैं ये। दोबारा सुने, अगर ये एस्टीमेट चेंज ना होता तो एसेट की कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही थी? 600, और हम इसको रीवैल्यू करके 625 तक पहुंचाना था, तो हम करते एसेट डेबिट 25 और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 25, ठीक है, ऐसे करते। अब मैं कह रहा हूं कि नहीं, जल्दबाजी कर दी, ऑब्लिगेशन बढ़ानी चाहिए थी, चलो बढ़ा लेते हैं, एसेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 10 से,
ये ऐसी खुद ही फिगर बनाई है 10। अच्छा, अब अगर एसेट को हमने बढ़ा दिया तो फिर सरप्लस में तो 25 जाना नहीं बनता। देखें, एसेट को बढ़ाने का मतलब है कि 600 नहीं 610। दोबारा सुने, 600 बुक वैल्यू थी, एसेट को फेयर वैल्यू पे ले गए 25 पे। आपने एग्जाम में इस तरह से तरतीब से एंट्रीज करनी है नहीं, मैं आपको एक पॉइंट समझाना चाह रहा हूं, उसके बाद आपको मैं बता देता हूं कि एंट्रीज हम कैसे कर रहे होंगे या इस सारे मामले को वर्किंग में कैसे कवर करेंगे, ये बताता हूं। अगर ये 600 होता और इसको रीवैल्यू करके 625 पे ले जाना होता तो ये करते ना, कर ली एंट्री। अब 5 मिनट बाद, ओ ये क्या किया, एस्टीमेट चेंज करना था। ओहो अच्छा, कितना करना था, 10 की इंक्रीज लानी बनती है, कोई बात नहीं अब ले आते हैं, ये एंट्री हो जाएगी जो अभी सिखाई थी। कर ली एंट्री तो गड़बड़ हो गई। अगर एसेट को हमने 10 बढ़ा दिया है तो इसका मतलब फिर एसेट 600 नहीं 610 हुआ, तो उस सूरत में सरप्लस तो 25 नहीं आना बनता, कितना आना बनता है, तो फिर हमने तो 25 कर लिया हुआ है, तो रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों एंट्रीज ऐसे करने की बजाय ऐसे कर लें कि रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 10 और प्रोविजन क्रेडिट 10, तो कोई एतराज, बस कंपाउंड कर लिया मैंने। तो अब इससे रूल क्या बनाए, प्रोविजन का अगर एस्टीमेट चेंज हो जाए कर लें प्रोविजन क्रेडिट, लेकिन डेबिट एसेट को नहीं करना। डेबिट ऐसे ही करना है जैसे रिवैल्यूएशन डिक्रीज होती तो करते हैं, यानी सरप्लस है तो सरप्लस, और अगर सरप्लस नहीं है तो P&L, और अगर सरप्लस थोड़ा है तो पहले सरप्लस फिर P&L। दोबारा, इससे मैंने आपको ये साबित करके दिया है कि एसेट रिवैल्यू करना था, कर लिया। अब अगर ऑब्लिगेशन में चेंज है, देखें नजर आ रहा है ना, मैंने आपके सामने बना के दिया है। अब अगर ऑब्लिगेशन में चेंज है, इंक्रीज है चले, तो प्रोविजन तो क्रेडिट करेंगे, अब एसेट डेबिट रहने दें, टाइम जाया होगा। पहले एसेट को डेबिट करेंगे फिर दोबारा रिवैल्यूएशन चेंज करेंगे तो टाइम जाया होगा, तो एसेट डेबिट रहने दें, सरप्लस डेबिट कर लें। और सरप्लस तब डेबिट होता है जब रिवैल्यूएशन डिक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है। अब इन शॉर्ट, जब भी प्रोविजन में इंक्रीज आएगी इसका डेबिट सरप्लस में या P&L में ऐसे ही जाएगा जैसे रिवैल्यूएशन डिक्रीज का जाया करता है, एसेट में नहीं जाएगा, क्योंकि एसेट में ले जाने से टाइम जाया होगा। ये साबित किया आपके सामने। तो दोबारा सुने, ऑब्लिगेशन में इंक्रीज आएगा तो प्रोविजन तो क्रेडिट करेंगे जैसे पहले भी कर रहे थे, डेबिट अब की बार एसेट में नहीं करेंगे, एसेट करेंगे तो टाइम जाया होगा, डायरेक्टली क्या कर दें। और रिवैल्यूएशन सरप्लस तब डेबिट होता है जब रिवैल्यूएशन डिक्रीज होती है। तो आप जितनी भी ऑब्लिगेशन में चेंज करना चाहते हैं करें, प्रोविजन क्रेडिट अगर इंक्रीज है तो। डेबिट कहां जाएगा, डेबिट वहां जाएगा जहां रिवैल्यूएशन डिक्रीज में जाया करता है। डेबिट वहां जाएगा, एसेट में नहीं, वहां जाएगा जहां रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड्स में जाया करता है। कहां जाया करता है, टटेकू में जाया करता है कहां जाया करता है, अगर पहले सरप्लस हो तो सरप्लस में डेबिट जाता है, ना हो या थोड़ा हो फिर P&L में डेबिट जाता है, तो ये भी ऐसे ही डेबिट जाया करेगा। और अगर प्रोविजन में कमी आ रही है तो इसको उलट कर लेते हैं, यानी कमी आएगी तो प्रोविजन डेबिट और क्रेडिट एसेट में जाने की बजाय वहां जाएगा जहां रिवैल्यूएशन इंक्रीज में जाया करता है, यानी पहले P&L रिवर्स फिर सरप्लस। तो वो जो पेज दिया हुआ आपके पास नोट्स वाला, उसमें ये रिवैल्यूएशन वाली बात पढ़ लें। रिवैल्यूएशन मॉडल देखिए, ये जो हरा हरा शुरू हो गया आगे, रिवैल्यूएशन मॉडल, और उसमें देखिए इंक्रीज है तो क्या और डिक्रीज है तो क्या। और डिक्रीज में जो नीचे दूसरा बुलेट पॉइंट लिखा है वो नहीं पढ़ना, अभी एंट्री तक पढ़ लें बस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहले P&L फिर सरप्लस अगर क्रेडिट हो रहा है तो, और इसी तरह से अगर डेबिट हो रहा है तो पहले सरप्लस फिर P&L।
बस ये याद रख लें कि अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है, दोबारा प्रोविजन में चेंज, प्रोविजन तो डेबिट क्रेडिट होगी, अगर कॉस्ट मॉडल है तो फिर दूसरा जो क्रेडिट डेबिट हो रहा होगा वो एसेट होगा, लेकिन अगर रिवैल्यूएशन मॉडल होगा तो फिर एसेट डेबिट क्रेडिट नहीं होगा, फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस और पी&एल डेबिट क्रेडिट होगा। अगर प्रोविजन इंक्रीज करनी है तो प्रोविजन क्रेडिट, अब खाली जगह क्या है, डेबिट, खाली डेबिट है ना, डेबिट चाहिए ना, तो डेबिट का मतलब होता है रिवैल्यूएशन जब डिक्रीज होती है तो डेबिट होता है, पहले सरप्लस फिर पी&एल। और अगर प्रोविजन कम करनी है, प्रोविजन करनी है डेबिट, अब हमें क्रेडिट चाहिए, तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट तब होता है जब हमने सरप्लस बढ़ाना होता है, तो पहले पी&एल क्रेडिट फिर सरप्लस क्रेडिट। तो ये जो दोनों एंट्रीज की हद तक बात देख लीजिए। नहीं, ये मैंने नहीं पढ़ाया अभी, अभी ठहर जाए। ये जो डिक्रीज में सेकंड बुलेट पॉइंट लिखा है ये भी मत पढ़िए। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 पे आ जाए। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2। पढ़िए, मैं बोर्ड पे करता हूं। जैसे अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्चुअली में सर पिछले हाईएस्ट को बैठ करके ये इसके ऊपर बैठ कर सकते हैं, इम्पेयरमेंट भी हो रही है, बनी हो रही है। जी पढ़ लिया तो मैं करूं। अच्छा, अब इसमें एंट्रीज पूछी तो सिर्फ 2018 की हैं, सिर्फ 2018 की, लेकिन वर्किंग तो सारी ही करनी पड़ेगी। तो वर्किंग मैं बोर्ड पे कर रहा हूं, एंट्रीज आपको फिर मैं सोल्यूशन से पढ़ा दूंगा, ठीक है। एंड मैं आपको वर्किंग बोर्ड पे समझा रहा हूं, क्योंकि ये वर्किंग इस सोल्यूशन से समझाना ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, तो ये मैं बोर्ड पे कर रहा हूं, एंट्रीज फिर सोल्यूशन से बता दूंगा। रिवैल्यूएशन की एक टेबुलर वर्किंग आप लोगों ने FAR 2 में की होगी, मुझसे पढ़ा है तो मैं तो वैसे ही कराता था, कहीं और से पढ़ा है तो मेरे ख्याल में भी आपने शायद टेबुलर वर्किंग से ही पढ़ा हो। एक एसेट का कॉलम होता है, फिर रिवैल्यूएशन में से एक सरप्लस और एक जो पी&एल में जा रहा है, ये 3 कॉलम होते हैं। तो अब इस इफ्रिक के बाद हम एक चौथा कॉलम और बना रहे हैं प्रोविजन का। ये 3 कॉलम तो होते हैं, अभी इफ्रिक है चूंकि इफ्रिक 1, तो साथ हमने एक प्रोविजन का कॉलम भी बना लिया। मिल गया। प्लांट इंस्टॉल कब किया था? 1 जनवरी 14। इनिशियली हमने जब प्रोविजन बनाई होगी तो इनिशियल अंदाजा कितना था ऑब्लिगेशन का? खर्चा 28%। लाइफ कितनी? जी 10 साल। तो इनिशियली हमने प्रोविजन कितने से बनाई होगी?
9.26 9.26। और प्लांट की पहली एंट्री क्या की होगी? प्लांट डेबिट, कैश क्रेडिट 120, प्रोविजन क्रेडिट 9.26 और प्लांट टोटल कितने से डेबिट? 129.26। ये हमारी इनिशियल एंट्री हुई होगी। चलें आगे चलते हैं। साल खत्म हुआ 31 दिसंबर 14 पे। हर साल दो दो काम होते जाएंगे, एक डेप्रिसिएशन चार्ज होती जाएगी और एक इंटरेस्ट चार्ज हुआ करेगा। डेप्रिसिएशन कितनी, लाइफ कितनी है प्लांट की? 10 साल। तो डेप्रिसिएशन हो जाएगी 12.93 और 9.26 पे एक साल गुजर गया तो अब लगा लें इस पे 8%, 0.74। और साल गुजरने के बाद हमारी पोजीशन ये है कि एसेट रह गया हुआ है 11.33 और ये बन गई है 10। सही। अच्छा अब जरा होश रखना, ये ना और रिवैल्यूएशन हो जाए, हमें पता ना चले कब हो रही है रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन हो रही है 31/12/14 को। ये लो हो गई ना, रिवैल्यूएशन हो गई। 31 दिसंबर 14 को रिवैल्यूएशन कर लेते हैं। अच्छा अभी ये रिवैल्यूएशन है I-16, अभी वो डिस्मेंटलिंग में कुछ नहीं हुआ, अभी जस्ट रिवैल्यूएशन है। कहाँ तक पहुँचाना है? 126। तो अपवर्ड है ना, कितना अपवर्ड है? 9.67 अपवर्ड है। तरीका ये होता है कि देखें पिछला कोई लॉस तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो फिर सरप्लस, और इसका अभी इससे कोई ताल्लुक नहीं। यहां पर या तो एस्टीमेट चेंज ने आना है या हर साल के इंटरेस्ट ने आना है, तो इंटरेस्ट तो हमने डाल दिया हुआ है, ये तो सिर्फ रिवैल्यूएशन की है। तो इस रिवैल्यूएशन के बाद सरप्लस अकाउंट में बैलेंस इतना आ गया, P&L में कुछ नहीं है और प्रोविजन हमारी वही 10 पे ही आ रही है। रिवैल्यूएशन की है जस्ट मैंने। चलें अब आगे चलते हैं। एस्टीमेट चेंज तो नहीं आ रहा, कब है? एस्टिमेट चेंज आ रहा है 10 जनवरी 2016। चलो अभी साल पड़ा है, तो अब हम यहां से साल गुजारेंगे और रीवैल्यूड अमाउंट इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग लाइफ। तो अब 126 के पास जिंदगी कितनी बची है? 9 साल, 14 पूरा। और सरप्लस ट्रांसफर होता है, इसका भी यही तरीका है, इसको भी 9 पे डिवाइड कर लें, 1.07। और चूंकि साल गुजर गया तो इंटरेस्ट भी लेना है, तो 10 के ऊपर 8% इंटरेस्ट ले लें। और इसके बाद हम पहुंच गए 112 पे, ये रह गया 8.6 और ये बन गया 10.8। ठीक। 31 दिसंबर 15 से आगे बढ़े। 31 दिसंबर 16 पे हो रही है रिवैल्यूएशन। 31 दिसंबर 16 पे रिवैल्यूएशन हो रही है। एस्टिमेट चेंज हो रहा है 10 जनवरी 2016। हाँ तो फिर अब एस्टीमेट चेंज आएगा ना पहले। 1 जनवरी 16 पे एस्टीमेट चेंज हो गया। एस्टीमेट चेंज, डिस्मेंटलिंग कॉस्ट चेंज हो गई है और अब नया एस्टीमेट कितना है? 18 मिलियन। डिस्काउंट रेट में कोई चेंज नहीं। अच्छा देखिए 10 साल थे ना, एक दो दो गुजर गए, 8 रह गए, 9.72 कम हो रही है कितनी? कम हो रही है। अच्छा ऐसे आपको टेबल से याद हो जाए तो टेबल से सही, वैसे मैं इसको डेबिट क्रेडिट के साथ याद रख लेता हूँ। प्रोविजन कम हो रही है, प्रोविजन डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे? प्रोविजन डेबिट करेंगे। क्रेडिट चाहिए हमें या आप डेबिट चाहिए?
प्रोविजन हो गई डेबिट, दूसरा क्या चाहिए? क्रेडिट। एसेट में नहीं करना, एसेट में नहीं करना, इधर करना है। क्रेडिट करना है मतलब रिवैल्यूएशन इंक्रीज कि डिक्रीज? इंक्रीज। तो इंक्रीज का तरीका होता है कि पिछला लॉस है तो वो रिवर्स कर दें, नहीं है तो सरप्लस में डाल देते हैं। इंक्रीज, प्रोविजन का एस्टीमेट डाउन गया है, प्रोविजन डेबिट होगी, तो अब हमें क्रेडिट चाहिए, तो डिक्रीज इन प्रोविजन। देखें इनका उलट है, ये उलट है, प्रोविजन में डिक्रीज, रीवैल्यूएशन इंक्रीज है, और प्रोविजन में इंक्रीज, रीवैल्यूएशन डिक्रीज है। ये उलट है, ये याद रख लें, उलट है। तो चूंकि यहां पर डाउन हुआ था तो ये अप हो गया। एसेट में नहीं जाना, कॉस्ट मॉडल पे, ये कॉस्ट मॉडल होता तो क्या होता? यही 1.08 नेगेटिव, यहां 1.08 नेगेटिव आ जाता, लेकिन चूंकि रिवैल्यूएशन मॉडल है तो एसेट में नहीं जाना। तो एस्टीमेट चेंज के बाद ये 1112 ही है, ये हो गया 9.68। अब आगे 31 दिसंबर 7 पे आ जाते हैं। पहले 31 दिसंबर 7 तक पहुंचे तो सही। अच्छा, एसेट में कोई चेंज नहीं आई तो डेप्रिसिएशन तो वही वाली दोबारा आ जाएगी 14। ये चेंज होगा, 2 साल गुजर गए तो दिस डिवाइडेड बाय 8, 1.21, और इस पे 1 साल का इंटरेस्ट लग जाएगा 9.72 इंटू 8%। तो 1 साल पार करने के बाद हम पहुंच गए 98 पे, 8.47, और ये बन गया हुआ है 10.50। नाइन पॉइंट सेवन, हाँ जी 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 बिल्कुल। अब आगे, अब ये प्रॉपर रिवैल्यूएशन हो रही है। ये तो जबरदस्ती की रिवैल्यूएशन इंक्रीज थी ना, अब प्रॉपर रिवैल्यूएशन हो रही है। देखें, जब प्रॉपर रिवैल्यूएशन होगी तो इस कॉलम को नहीं छेड़ना, और जब एस्टीमेट चेंज होगी तो फिर इस कॉलम को नहीं छेड़ना, लेकिन इनको छेड़ते रहना। अब प्रॉपर रिवैल्यूएशन हो रही है, रिवैल्यू करके प्लांट को कहां तक पहुंचाना है? 91 तक, 91 तक पहुंचाना है। गिराना है कितना? 7। और क्या करें, इधर जगह ना होती तो इधर डाल देते, इधर जगह है 7, और इधर कुछ नहीं। प्रॉपर रिवैल्यूएशन हो रही है तो उसको नहीं करना, और एस्टीमेट चेंज हो रहा है तो उसको नहीं करना। हाँ, आगे है कि अगर दोनों सेम डे हो रही हो तो क्या होगा, उस पर करते हैं बात अगले सवालों में। सेम डे भी है। अच्छा जी, ये क्या रह गया? 1.47, ये तो 10.5 ही है। क्या जी? 2 चीजें हैं और, अच्छा जी, अब क्या करें? 31 दिसंबर 16 से आगे बढ़े।
फर्स्ट जुलाई 18 पे हो रही है। फर्स्ट फर्स्ट जुलाई जुलाई 18 ना, हाँ तो पहले एक साल हम सुकून से गुजारते हैं। 31 दिसंबर 17 पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगी और इंटरेस्ट लगेगा। इसके पास कितनी ज़िंदगी बची है डेप्रिशिएट होने के लिए? 1 2 3, 3 गुजर गए, 7 रह गए, तो 91 डिवाइडेड बाय 7, 1.47 डिवाइडेड बाय 7, सरप्लस ट्रांसफर होगा। फाइनेंस कॉस्ट 10.5 पे 8%, तो एक साल गुजारने के बाद हम पहुंच गए हैं 78, सरप्लस रह गया 1.26 और ये बढ़ के हो गया 11.34। 31 दिसंबर 17 तक सब सही है। फिर क्या हुआ? अब देखिए 2018 के मिड की डेट है, तो क्या करें, 6 महीने और गुजार लेते हैं। 30 जून 18, 6 महीने और गुजार लेते हैं। पूरे साल की 13 है तो 6 महीने की, पूरे साल का 0.21 है तो 6 महीने का 0.21। क्या कर रहे हो? पूरे साल की डेप्रिसिएशन, 6 महीने की डेप्रिसिएशन, पूरे साल का सरप्लस ट्रांसफर, 6 महीने का सरप्लस ट्रांसफर, और इंटरेस्ट 11.34 इंटू 8% इंटू 6/12, 0.45। तो हम 18 के मिड तक पहुंच गए हैं 71.5, 1.15 और ये बन गया है 11.7। ये यहां पहुंचे खड़े हैं हम अभी। अब हो रहा है एस्टीमेट चेंज। 1 जुलाई 18 एस्टीमेट चेंज। नया एस्टीमेट क्या है? 18 ही है, डिस्काउंट रेट 1.05 हो गया। देखें 1 2 3 4 और 4.5 साल गुजर गए। कितने रह गए? 10 में से 4.5 साल गुजर गए, 5.5 रह गए, 5.5 साल। क्योंकि एस्टीमेट चेंज खर्चे का नहीं हुआ ना, सिर्फ डिस्काउंट रेट का हुआ है। खर्चा तो लास्ट टाइम 18 हो गया था ना, तो बस वो 18 ही है। जो चेंज हो उसी को करना है ना, दूसरे को थोड़ी, कभी तू भी चेंज हो। अब $13.76 इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज 1.97। यहाँ पे ऐड कर दूं? नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं करना। प्रोविजन में इंक्रीज है, ये इससे उलट है। प्रोविजन में इंक्रीज
तो रिवैल्यूएशन डिक्रीज, 1.97 का डिक्रीज लाना है यार ये, हाँ सही है, 1.97 का डिक्रीज लाना है, रिवैल्यूएशन डिक्रीज। क्या करें, यहाँ जगह थोड़ी है, चलो जितनी है वो तो करें, बाकी सरप्लस में 0.82, ये 71.5 का 71.5 ही है, ये ख़त्म हो गया और ये 0.82 है। किस पे लगाएं? अरे ये इंटरेस्ट नहीं निकाला भाई, ये प्रेजेंट वैल्यू निकाली है, माइनस 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 5.5 लिखा हुआ ये। अब आगे ईयर एंड तक आएंगे, 6 महीने और गुजर गए, तो 31 दिसंबर 18 पे 6 महीने की डेप्रिसिएशन और 6 महीने का इंटरेस्ट। इसमें चूंकि कोई चेंज नहीं है तो ये तो 6.5 ही आ जाएगी, सरप्लस ट्रांसफर नहीं है। वैसे तो सवाल चूंकि ख़त्म हो गया तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम तब लेते हैं जब आगे रिवर्स होना होता है, तो फिर भी इखलाकन चलें कर दें, दिस डिवाइडेड बाय 5.5 इंटू 6/12। ये क्या किया है, जब रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड हो जाती है ना और लॉस चार्ज होता है तो फिर इसमें हम अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन एडजस्ट करते जाते हैं, ताकि कल को जब वापस अपवर्ड हो तो हम कितना लॉस रिवर्स करें यहां से पता चल जाए। और 6 महीने का इंटरेस्ट 13.76 इंटू 8% इंटू 5% इंटू 6/12। तो अब एक काम ये करें कि 2018 की पहले एंट्रीज खुद सोचें या अपने पास लिखें, खुद से इसको सॉल्व करें, देखें क्या एंट्रीज होंगी। मैंने सिर्फ 2018 पूछा है और जब कर लें तो फिर सॉल्यूशन देख लें। 2018 ये सारा कुछ आपके सामने, ये सारा कुछ क्यों जरूरी था, सब कनेक्टेड है आपस में। एंट्री सिर्फ 2018 की पूछी है, ये सिर्फ ये एंट्रीज पूछी हैं, तो आप इनको देख के पहले एंट्रीज बना, ज़बानी बनानी है ज़बानी बना लें, और जब बना लें तो पीछे अपना सॉल्यूशन चेक कर लें। ठीक है। 30 जून 18 डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 6.5, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट 0.11, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट 0.45।
1 जुलाई 18, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 1.15, P&L डेबिट 0.82, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट 1.97। 31 दिसंबर 18, डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 6.5, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 0.34। इसकी कोई एंट्री नहीं होती, ये सिर्फ एडजस्ट हो रहा होता है ताकि ऑनवर्ड जब कभी लॉस रिवर्स होना हो तो पता चल जाए कितना रिवर्स होना है। हाँ जी, रिवैल्यूएशन भी आसान है। चलो ठीक है जी, गुड। अगर एक एसेट की सिर्फ प्लांट की बात करते हैं हम, सिर्फ प्लांट, उसकी बुक वैल्यू थी 100 और इसमें भी डिसमेंटलिंग शामिल नहीं है। प्लांट खरीदा, अभी डिसमेंटलिंग इसमें शामिल नहीं है, उसकी कॉस्ट फिर उसको डेप्रिशिएट करते गए, 100 आ रहा है। सिर्फ इस प्लांट की, यानी इसी से मिलते जुलते प्लांट की सिर्फ फेयर वैल्यू वो भी 100 आ रही है। सिर्फ इस प्लांट की फेयर वैल्यू कि जो प्लांट है, अगर इसी तरह का प्लांट अभी मार्केट में बिके तो कितने का बिकेगा, 100 है। लेकिन चूंकि हमने इसमें प्रोविजन ऐड की हुई है, हमने इसमें प्रोविजन कैपिटलाइज की हुई है, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग इसकी कॉस्ट का हिस्सा बनाई है ना 8, उसकी वजह से ये 108 आ रहा है। इसकी वजह से ये 108 आ रहा है, 8 की इसमें प्रोविजन एडेड है। अब अगर इसको 100 से कंपेयर करेंगे तो 8 का लॉस नजर आ जाएगा। इस प्लांट बेचारे का क्या कसूर है? अगर IAS 37 कह रहा है कि इसमें आपने ये चीज कैपिटलाइज करनी है तो प्लांट बेचारे का क्या कसूर है? तो अपेरेंटली क्या नजर आ रहा है कि इस पे रिवैल्यूएशन का लॉस हो गया 8 मिलियन, लेकिन ये फेयर कंपैरिजन नहीं है क्योंकि प्लांट 100 का था, मार्केट में भी 100 का है, लेकिन हमने उसके अंदर 8 खुद ऐड किया हुआ है, हमने खुद 8 ऐड किया हुआ है इसके अंदर। तो अब जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें तो 8 का लॉस नजर आएगा, तो उधर हम प्लांट की कॉस्ट में ऐड कर रहे हैं कि ओवर द पीरियड एक्सपेंस बने, साथ ही फॉरेन लॉस भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये कंपैरिजन फेयर नहीं है। इस फेयर कंपैरिजन के बनाने के लिए इस फेयर वैल्यू के अंदर भी 8 ऐड कर दिया जाता है। जो है ना हमारी डिसमेंटलिंग ऑब्लिगेशन की वैल्यू, फॉर बेटर कंपैरिजन फेयर वैल्यू के अंदर वो भी ऐड कर दिया जाता है। अब सही कंपैरिजन होगा। अगर इसके अंदर ये शामिल है तो इसके अंदर भी वो शामिल होना चाहिए। देखे ना, दो लोग अगर लड़ाई कर रहे हैं और एक ने वो पहने हुए को वजन उठाया हुआ है, तो मुकाबला तो तब सही है दूसरे को भी वही वजन उठवाएं। अगर एक ने को बैग कंधे पे उठाया हुआ है तो दूसरे को भी उठवाएं ताकि फिर फेयर मुकाबला हो। तो इसने अपने कंधे पे जो बोझ उठाया हुआ है, इसके कंधे पे भी वो बोझ डाले, फिर कंपैरिजन फेयर होगा। तो रीवैल्यूएशन के लिए जो फेयर वैल्यू होगी वो डिसमेंटलिंग ऑब्लिगेशन की अमाउंट इंक्लूडेड करके होनी चाहिए। अगर दी हुई है तो ठीक है, अगर नहीं दी हुई तो खुद ऐड करेंगे। वो नोट्स वाले पेज पे आए जो एक ही पेज है, क्लास नोट्स जो दिए हैं ना, उसमें सबसे आखिर में एक बुलेट पॉइंट लिखा हुआ है, ये पढ़ लें। लास्ट वाला बिल्कुल, इफ रीवैल्यूड अमाउंट इज प्रोवाइडेड बाय वैल्यूअर, ये वाला।
जी ठीक है। अगर आपको फेयर वैल्यू इसके बगैर दी हुई है तो फिर मुकाबला फेयर नहीं है। अगर इस पहलवान ने बैग पहना हुआ है तो उसको भी बैग पहनाएं, फिर दोनों बोझ उठाएं ताकि फिर मुकाबला करें। तो फेयर वैल्यू अगर दी हुई है तो उसमें हमें डिसमेंटलिंग की फिगर को शामिल करना पड़ेगा, लेकिन अगर ऑलरेडी शामिल करके दी हुई है तो फिर ठीक है। नेट ऑफ डिसमेंटलिंग लेस करके दी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आए। क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ लें क्वेश्चन 3। ठीक है, पढ़ लिया। अच्छा, अब इसमें देखिए फेयर वैल्यू के साथ ऊपर हेडिंग में ही लिखा हुआ है क्या, नेट ऑफ डिसमेंटलिंग ऑब्लिगेशन, यानी ये नेट दी हुई है तो हमें इसमें डिसमेंटलिंग ऑब्लिगेशन खुद ऐड करनी पड़ेगी। अच्छा, अब इसके लिए भी बोर्ड पे टेबल बनाएंगे या सोल्यूशन से दिखा दूं? ठीक है, सोल्यूशन से देख लें। पुरानी चीज रिवाइज कर रहे हैं ना यार, इसलिए मैं टाइम कम लगाना चाह रहा हूँ। मुश्किल तो नहीं है ना ये, बस ऐसा ही है ये। चलें सोल्यूशन से देखते हैं। क्वेश्चन 3 के सोल्यूशन पे आइए। सवाल सोल्यूशन सब दोनों सामने रखें। सवाल, 1 जनवरी 15 को हमने एक प्लान खरीदा, इंस्टॉल किया 50 मिलियन पे, और एग्रीमेंट है कि 6 साल बाद उसको यहाँ से उड़ा देंगे। और इनिशियली हमने 30 मिलियन का खर्चा सोचा, 30 मिलियन, 7% हमने शुरू में अंदाजा सोचा था डिस्काउंट रेट का। फिर आगे उसकी आपको फेयर वैल्यू बताई हुई है। चलें अब सोल्यूशन पे आते हैं। 1 जनवरी 15 को खरीदा। सबसे पहले राइट, एक्सट्रीम राइट देखिए, 19.99, ये क्या निकाला, डिसमेंटलिंग की पीवी निकाल ली, पावर 6 ली और उससे हमने डिस्काउंट कर लिया। और एसेट था 50 का और 50 में 19.99 ऐड किया तो 69.9 आ गया। ठीक है, इनिशियल आ गई। फिर उसके बाद साल गुजरा 31 दिसंबर, तो 69.99 डिवाइडेड बाय 6 करके डेप्रिसिएशन निकल आई, करके देख लें। और 19.99 पे 7% लगा दिया तो उस साल का इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, तो इसके बाद एसेट पहुंच गया 58.33 पे और प्रोविजन होगी 21.39। फिर हुई रिवैल्यूएशन। अच्छा, अब देखिए रिवैल्यूएशन में आपको जो फेयर वैल्यू सवाल में दी हुई है वो है 49.61, लेकिन हमने रिवैल्यूएशन के लिए 49.61 नहीं इस्तेमाल करनी, हमें इसमें प्रोविजन की अमाउंट खुद मिलानी पड़ेगी। तो देखिए अभी अभी प्रोविजन की अमाउंट कितनी बनाई हुई थी, तो इसको मिला दिया इसमें। रिवैल्यूएशन के नीचे देखें लाल लाल लिखा हुआ है 49.61 सवाल में दी है और अभी अभी की हमने 21.39 बनाई हुई है, वो इसमें ऐड कर दी। अब होगा ना फेयर कंपैरिजन, तो फेयर वैल्यू 71 हो जाएगी अब रिवैल्यूएशन पर्पस के लिए, जब कहा हुआ है नेट है। तो अगर नहीं कहा तो फिर बाय डिफॉल्ट एडेड है, दे देना चाहिए। अब ये 71 आ गया और ये रिवैल्यूएशन देखिए अपवर्ड हो गई, और चूंकि पहली रिवैल्यूएशन थी तो वो सरप्लस में चला गया। ठीक है,
31 दिसंबर 16 डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। 71 के पास बचे हैं 5 साल। सरप्लस ट्रांसफर 12.67 डिवाइडेड बाय 5 और 21.39 पे एक साल का 7% इंटरेस्ट और ले लिया। कैलकुलेशन करते जाइए साथ साथ ताकि आप इन्वॉल्व रहें। हो गया? 31 दिसंबर 16 तक हम पहुंच गए हैं। अल्लाह के फजल से हम 31 दिसंबर 16 तक पहुंचे हुए हैं। सवाल पे वापस। 1 जनवरी 17 पे एस्टीमेट हो गया चेंज और डिस्मेंटलिंग कॉस्ट जो हमने 30 मिलियन सोची थी वो 38 पे पहुंच गई। डिस्काउंट रेट के बारे में कुछ नहीं बताया तो वो सेम रहेगा। तो वापस आइए सॉल्यूशन पे। 1 जनवरी 17 पे अब हमने 38 मिलियन की 2 साल गुजर गए ना, तो 4 साल की पीवी निकाली। जी सर 28.99 आ गई। इंक्रीज है डिक्रीज है? इंक्रीज। प्रोविजन बढ़ रही है, साइन उलट। प्रोविजन बढ़ेगी तो रिवैल्यूएशन डिक्रीज माने। अब जब डिक्रीज मानना है तो सरप्लस में काफी जगह है, तो इसलिए इसको सरप्लस में फिट कर देते हैं। क्या एंट्री हो गई? रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट। ठीक है, चलें 1 जनवरी से आगे चलते हैं। 31 दिसंबर 17 आ गया, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, सरप्लस ट्रांसफर करेंगे और इंटरेस्ट लेंगे। तो डेप्रिसिएशन वही आ गई क्योंकि एसेट में थोड़ी चेंज की थी। सरप्लस ट्रांसफर हाँ चेंज होगा। अब 4.03 के पास 4 साल बचे हैं, सरप्लस थोड़ा रह गया ना अब, तो सरप्लस ट्रांसफर 4.03 डिवाइड बाय 4 और प्रोविजन 1 साल का इंटरेस्ट ले लिया 28.99 पे 7%। ठीक है जी। अब 31 दिसंबर 17 पे रिवैल्यूएशन हो रही है। सवाल देखिए, फेयर वैल्यू कितनी बताइए? 16.58 हालांकि ये नेट है तो हमें इसको प्रोविजन ऐड करना पड़ेगा। तो अभी अभी देखिए प्रोविजन कितनी बना ली हुई थी, तो वो उसमें ऐड कर दिया। ये देखें लाल लाल, ये भी फायदा क्योंकि आईओ भी प्रोविजन को ऐड वो ऐड कर देगा। तो फेयर वैल्यू सही कंपैरिजन के लिए होगी 47.6। अब 47.6 से कंपेयर करें तो 5 का रिवैल्यूएशन अपवर्ड आ गया। रिवैल्यूएशन अपवर्ड है तो बस ठीक है, अपवर्ड है। रिवैल्यू करेंगे और सरप्लस में चला जाएगा। ठीक है, चला गया। अच्छा, एक चीज मैं अपने दिल की तसल्ली के लिए आपको बता रहा हूं, ये प्रॉपर रिवैल्यूएशन है। जब प्रॉपर रिवैल्यूएशन है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेट भी होगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, ये भी काम होगा और फिर ये भी होगा। ये प्रॉपर रिवैल्यूएशन है, एंट्री साथ साथ लेकिन ये प्रॉपर रिवैल्यूएशन नहीं है। तो इसमें एक्यूमुलेटेड को एलिमिनेट करना नहीं। देखिए सरप्लस और पीएनएल दोनों में इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन ये प्रॉपर रिवैल्यूएशन है, इसलिए पहले एक्यूमुलेटेड एलिमिनेट होगी फिर एसेट रिवैल्यू होगा। जबकि यहां पर रिवैल्यूएशन नहीं हो रही है तो एक्यूमुलेटेड को नहीं एलिमिनेट कर देना, बस वैसे ही एंट्री के अंदर सरप्लस और पीएनएल आ रहा है। 31 दिसंबर 17 तक पहुंच गए, तो अब 1 साल और गुजर गया। 31 दिसंबर 18 पे डेप्रिशिएट कर दें। अब एसेट के पास बचे हैं 3 साल, तो 47.6 डिवाइडेड बाय 3 8.08 8.02, इसको भी 3 पे डिवाइड कर दें। डेप्रिसिएशन आ गई, सरप्लस ट्रांसफर हो गया और आगे उस पे 1 साल का इंटरेस्ट लगा लें। ठीक है, अब आते हैं 1 जुलाई 19
एस्टीमेट हो रहा है चेंज, 1 जुलाई 19 एस्टीमेट चेंज, चूंकि मिड में हो रहा है तो 6 महीने और गुजार लेंगे। तो देख लीजिए 31 दिसंबर 18 से आगे 6 महीने और ले लिए। 15.87 अगर साल की थी तो 6 महीने की 7.93, 2.67 अगर साल का था तो 1.34 6 महीने का, और 33.19 पे 6 महीने का इंटरेस्ट और ले लें। ठीक है, चले अब यहां से ऑनवर्ड मैं बताता हूं, सोल्यूशन छोड़ें, अब मेरी बात सुने। बल्कि यहीं लिख लेता हूं। ये खत्म हो जाएगा जी इंशाल्लाह। अ, 31 दिसंबर एस्टीमेट कब चेंज हुआ है? 31 दिसंबर 18 की फिगर्स बताइएगा मुझे। 31 दिसंबर 18 जब एंड हुआ था। कैरिंग वैल्यू आ रही है 31.73, रिवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है 5.35 और बीएन आ रही है 3.19 3 पॉइंट जी जी ठीक। 6 महीने की डेप्शन चार्ज की 7.93 30 जून 19 डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट जी 7.93 सरप्लस ट्रांसफर 1.34 और 6 महीने का इंटरेस्ट 1.16 16 कहाँ तक पहुँच गए? 23.08 23.08 4.01 34.35 पॉइंट 35 35। इधर सोल्यूशन में जो डेट जो लिखी हुई आपने सही नहीं है? डेप्रिसिएशन फर्स्ट जुलाई 19 एंट्री एक ही है सर, डेट की शुरू होता है क्या मसला है? सर, इसकी जो नहीं है ना ओहो कोई बात नहीं, खैर है। अब पता नहीं क्या हो गया, खैर है, एक दिन ही है ना, है तो 19 ही है, तो 6 महीने ही। यहां तक ओके? अच्छा, अब इस सवाल को मैं यहीं रोक रहा हूं, और कॉस्ट मॉडल में मैंने एक बुलेट पॉइंट कहा था कि अभी नहीं पढ़ना, बाद में बताऊंगा, अब वो समझा। इस सवाल को मैंने यहीं रोक दिया, बाद में आता हूं उस पर। आपने जब ये रिवैल्यूएशन मॉडल पढ़ा हुआ है पहले, एक बात बता रहा हूं, शायद आपको पता हो, नहीं पता तो आप सुन लीजिएगा। जितना एसेट में बैलेंस आ रहा है और जितना सरप्लस वाले कॉलम में आ रहा है, अगर आप इसको नेट कर लेना, करें पॉइंट, अगर ये एसेट कॉस्ट मॉडल पे होता तो आज उसकी ये वैल्यू आ रही होती। अगर ये एसेट कॉस्ट मॉडल पे होता ना तो आज उसकी ये वैल्यू आ रही होती। बजाय इसके कि आप कॉस्ट मॉडल पे होता, पूरी वर्किंग करें, इनका नेट कर लें, निकल आएगा कि कॉस्ट मॉडल पे होता तो क्या होता। इसी तरह से इधर है, ये इधर एसेट में इतना आ रहा है और ये पीएनएल वाले में इतना आ रहा है। अगर ये कॉस्ट मॉडल पे होता तो इतना आ रहा होता। ये जो दोनों कॉलम है ना, ये वाले, यहां से आप ये जान सकते हैं कि अगर एसेट कॉस्ट मॉडल पे होता तो कितने पे आ रहा होता। कैसे? अगर सरप्लस आ रहा है तो इसमें से लेस कर दें, और अगर फिगर यहां है तो ऐड कर दें। ट्राई करना हो तो करके देख लेना, क्रॉस चेक करना चाहें तो करके देख लेना। आप एक काम करना, एसेट कॉस्ट मॉडल पे होता तो सारी वर्किंग बनाए, इसी सवाल को कॉस्ट मॉडल पे पूरी वर्किंग बनाए, यही आ रहा होगा। ठीक है,
ये अगर पता थी बात तो सही है, नहीं पता थी तो अब सुन। चलें, इस सवाल पे मैं अभी नहीं आया। अगर यही वाला सवाल, ये जो भी हम कर रहे हैं, यही वाला सवाल जो हम अभी कर रहे हैं, अगर कॉस्ट मॉडल पे होता तो प्लांट की आज बुक वैल्यू क्या आ रही होती? 19.07। यहां आ रहा होता 19.07, ये दोनों तो कॉलम ही ना होते ना, और यहां आ रहा होता 34.35। ये इस सवाल में नहीं लिखना शुरू कर देना अगर नोट कर रहे हैं तो, मैंने वैसे ही एक कॉस्ट मॉडल की बात कर दी। ये सवाल है रिवैल्यूएशन पे, मैंने कहा है कि अगर ये कॉस्ट मॉडल वाला सवाल होता तो ये आ रहा होता ना। चलें अब एस्टीमेट चेंज करते हैं। एस्टीमेट चेंज कितना हो रहा है इस सवाल में? क्या एस्टीमेट चेंज हो गया? क्या आया नया एस्टीमेट? सर एस्टिमेट चेंज हुआ है, अमाउंट को चेंज हो गया। अमाउंट कहाँ तक पहुंच गई? सर 10 मिलियन तक। और रेट? 5%। और कितने साल रह गए? सिर्फ 1.5 साल रह गया। ठीक है, 1.5 साल रह गया। देखें इसका आंसर। नाइन पॉइंट टू नाइन। ये चलते चलते मैं कहाँ पहुंच गया? मैंने एक पॉइंट समझाना है जिसकी वजह से मैंने कहा है कि अगर यही सवाल होता लेकिन कॉस्ट मॉडल वाला सवाल होता तो एसेट इतना आ रहा होता ना, और प्रोविजन इतनी आ रही होती या कम आ रही होती? प्रोविजन तो इतनी आ रही होती। प्रोविजन का कॉस्ट मॉडल रिवैल्यूएशन मॉडल से क्या ताल्लुक है? क्या करना है अब इसको? कितना? सर 25.06। 25 प्रोविजन में कमी कॉस्ट मॉडल में क्या सीखा था? अभी ब्रेक से पहले सीखा यार। प्रोविजन कम हो रही है, कॉस्ट मॉडल है। प्रोविजन डेबिट और एसेट क्रेडिट ना, कितने से? प्लांट बेचारा है ही नहीं इतना, उसको हम इतना क्रेडिट कैसे कर सकते हैं? पहले तो देखें हुआ क्या। पहले हमने बहुत ज्यादा अंदाजा लगा लिया था 38 मिलियन 30 मिलियन डिस्मेंटलिंग होगी, उसकी वजह से प्लांट की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आ गई थी। अब वो बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट होता 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 काफी सारा तो डेप्रिशिएट हो गया, आखिरी जिंदगी के लम्हे हैं बस। अब आके डिस्मेंटलिंग की एस्टिमेशन बहुत नीचे चली गई। हो सकता है टेक्नोलॉजी चेंज हो गई हो। अब इसमें जो इतना सारा फॉल आ गया, प्लांट तो बेचारा पहले ही बहुत डेप्रिशिएट हो चुका, अब हम क्या कर सकते हैं? तो प्लांट जितना है उससे ज्यादा तो नहीं ना क्रेडिट कर सकते, तो प्लांट कितने से क्रेडिट होगा? तो एंट्री पूरी नहीं हो रही, क्या करें? अब जो पिछले ईयर्स में ज्यादा डेप्शन चार्ज कर चुके, अब क्या करें? चलो इनकम बना देते हैं। नहीं इनकम, सीधी सीधी इनकम कितनी? भाई एस्टीमेट चेंज है ना यार, ये फिगर सही नहीं लग रही मुझे। ये आपने मुझे फिगर सही नहीं बताई। नहीं यार, ये 23.08 नहीं है, 80 है। ये कितनी आएगी फिर? सेवन। हम्म, 3 क्या? ये वाला पॉइंट दोबारा देखें, इसको इग्नोर करें। मैंने कहा है कि अगर ये कॉस्ट मॉडल वाला सवाल होता तो प्लांट में इतना आ रहा होता ना फिर, और हमने प्रोविजन को इतने से डाउन करना है,
तो प्लांट बेचारे के पास इतनी जगह नहीं है कि वो क्रेडिट हो, तो प्लांट को उसकी जान से ज्यादा क्रेडिट नहीं कर सकते। मरे हुए कितना को मार देंगे, इसको जितना है उतना ही मारेंगे ना। अब जो मजीद एक्सेस है वो इनकम बना लेंगे। एस्टीमेट चेंज ऐसे ही होता है प्रोस्पेक्टिवली। अब एस्टीमेट चेंज हुआ, इनकम बना ले। अब आप जाइए वो जो पेज है नोट्स वाला, उसमें कॉस्ट मॉडल में राइट साइड पे एक दूसरा बुलेट पॉइंट मैंने तब नहीं कहा था पढ़ने को, अब पढ़ लें। हाँ राइट वाले में, राइट वाले में लिखा हुआ मैंने, लाइन लगाई यार, बॉर्डर बनाया पूरा। अब क्या हुआ कि जो डिक्रीज थी ये एसेट की कैरिंग अमाउंट से ही ऊपर निकल गई, तो जो एक्सेस था उसको P&L को चार्ज कर दिया। ठीक है, कॉन्सेप्ट आया समझ? चलें अब इस सवाल पे वापस आते हैं। ये कॉस्ट मॉडल में था, अब सवाल पे वापस आते हैं। ये मिटा दूं कि नहीं? अब इस सवाल पे वापस आ गया हूं मैं। 1 जुलाई को एस्टीमेट चेंज हो रहा है। 1 जुलाई को एस्टीमेट चेंज हो रहा है। एस्टीमेट हो रहा है 10 मिलियन। जी सर, 1.0 1.05 माइनस 1.5 आंसर क्या आ रहा है? 9 पॉइंट कितना? डिग्री आ रहा है माइनस 25.06 25.06। ठीक है, एंट्री क्या होगी? प्रोविजन डेबिट, प्रोविजन डेबिट, प्रोविजन डेबिट हो गई। चलें वापस नोट्स वाले पेज पे जाएं। अब रिवैल्यूएशन के नीचे जो दूसरा बुलेट पॉइंट था वो भी नहीं पढ़ा था, डिक्रीज वाले डब्बे में, डिक्रीज वाले डब्बे में पढ़ लें। देखें, ये जो अमाउंट ऑफ डिक्रीज है ये एसेट की कैरिंग अमाउंट से ज्यादा आ गई ना। इफ अमाउंट ऑफ डिक्रीज इज हायर देन कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट, देन हाँ जी सॉरी, ये जो अमाउंट है ये ज्यादा आ गई किससे? कौन सी कैरिंग अमाउंट? जो होती कॉस्ट मॉडल पे। कैसे निकालें? माइनस कर दें। 19.79, ये ज्यादा है ना उससे, तो एनी एक्सेस P&L। अगर कॉस्ट मॉडल पे भी होता तो भी इतना ही इनकम में जा रहा होता ना, अभी भी बनाया था मैंने तो देखें उतना ही जा रहा। एंट्री हो गई पूरी। क्या चाहिए? डेबिट चाहिए, क्रेडिट चाहिए? क्रेडिट चाहिए। एस्टीमेट चेंज, रिवैल्यूएशन मॉडल, क्रेडिट चाहिए तो क्या करते होते हैं? क्रेडिट चाहिए, क्रेडिट चाहिए तो रिवैल्यूएशन इंक्रीज लेते हैं ना, तो रिवैल्यूएशन इंक्रीज कर देते हैं। डेबिट 25, क्रेडिट ये, एंट्री पूरी करनी है। डेबिट चाहिए, क्रेडिट चाहिए? क्रेडिट की जरूरत है ना, तो क्रेडिट चाहिए हमें, तो रिवैल्यूएशन इंक्रीज, रिवैल्यूएशन इंक्रीज, इंक्रीज करनी है।
19.79 19.79 सर जैसे अभी आपने कहा प्रोविजन को लीगल टू उलट होता है, सर प्रोविजन को लीगल टू डेबिट लेस, तो एंट्री हो जाएगी प्रोविजन डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट और P&L क्रेडिट। सर लॉस ही होता है, तो पहले ये रिवर्स होता, फिर इधर आता, ये सर दोनों बार तो मिक्स करके आ जाता ना। ठीक है, अब हम कहाँ पहुंच गए? ये 23.8 ही है, ये 23.80 ये भी बन गया। अच्छा अब एक जादू देखें, अगर ये देखना हो कि अब कॉस्ट मॉडल पे अमाउंट कितनी होती तो कैसे देखो, कितना आ जाएगा? 0। तो अभी यही बताया था कि वो 0 हो गया होता। अभी मैंने नहीं किया था कि अगर कॉस्ट मॉडल होता तो हम क्रेडिट करके उसको 0 कर देते। अभी इससे पहले मैं यही बता रहा था ना कि अगर ये सवाल कॉस्ट मॉडल होता तो क्या होता, तो एसेट 19.79 आ रहा होता, तो क्या किया था फिर एंट्री इधर? 19.79 आ रहा होता कॉस्ट मॉडल, तो क्या एंट्री होती? प्रोविजन डेबिट, प्लांट पूरा गया क्रेडिट, तो पूरा क्रेडिट हुआ तो 0 ही हो गया ना। तो कॉस्ट मॉडल पे अगर होता तो इस एडजस्टमेंट के बाद 0 हो गया होता, तो देखें 0 हो गया, इनका डिफरेंस 0। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। 31 दिसंबर 19 पे आ जाते हैं। 6 महीने और गुजर के डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं और इंटरेस्ट ले लेते हैं। 7.93 चूंकि चेंज नहीं आई तो 7.93। सरप्लस ट्रांसफर 7.93 23.8 डिवाइडेड बाय 1.5 साल इंटू 6/12, 7.93 ही निकलेगा। लेकिन अगर आप वर्किंग देखेंगे तो ये जो 5.28 भी आ रहा है, भूल गया लिखना। तो ये तो लिख देंगे ये रिवैल्यूएशन वाली चीज ही कवर होगी ना, ये मैंने यहाँ लिख दिया। इधर तो एज ए लॉस रेट चल रहा है, तो इनकम आ गई, इनकम आ गई। इस एंट्री के साथ ये वर्किंग चेंज हो ये कॉलम ही लिखा है और क्या किया? नहीं लिखना ना लिखे, कोई मसला नहीं, ना लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना लिखे। अच्छा एक और जादू देखें, सरप्लस ट्रांसफर क्या होता है? इंक्रीमेंटल डेप्शन। क्या होती है इंक्रीमेंटल डेप्शन? जितनी डेप्शन चार्ज हो रही है माइनस, अगर ना होती तो क्या ना होती? रिवैल्यूएशन ना होती तो कॉस्ट मॉडल पे होती तो कॉस्ट मॉडल पे कितनी डेप्शन आती? 0। 0 क्यों? सरप्लस इंटरनल से लेंगे तो हमने एसेट की कैरिंग अमाउंट तो खत्म कर दी हुई है, कॉस्ट मॉडल पे तो 0 ही आती ना। तो कॉस्ट मॉडल पे 0 आती, अभी कितनी आ रही है? तो कितनी एक्स्ट्रा है? इस टेबल से हर चीज कवर होगी। 2019 की एंट्रीज मांगी थी, 2019 की एंट्रीज देखें। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डिडक्शन क्रेडिट 7.93, सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट 1.34, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट 1.16। फिर एस्टीमेट चेंज हो गया, ये एंट्री। 6 महीने और गुजर गए, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डिडक्शन क्रेडिट 7.93, सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट 7.93, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट कितनी? 6 महीने का इंटरेस्ट 0.23। इस आईएएस से क्वेश्चन आता है, है देखो पूरा क्वेश्चन तो अब नहीं आना चाहिए क्योंकि ये अब FR2 में चला गया है, लेकिन ऐसे सवाल होंगे जिनमें मुख्तलिफ आईएएस के छोटे छोटे पार्ट्स होंगे कि डिस्कस अबव,
तो उनमें छोटा पार्ट बिल्कुल हो सकता है, IS 12 में आ सकता है। ठीक है, चले लास्ट चीज बस खत्म। फिर लास्ट चीज ये है, इधर से ही बता देता हूं, यहीं से बता देता हूं। लास्ट चीज है बस, खत्म हो गया। फिर एक बार यहीं से देख लेते हैं। ये हो रहा है 31 जून 18 को। एस्टीमेट चेंज 30 जून 18 को हो रहा है। अगर रिवैल्यूएशन भी इसी दिन हो रही होती, अभी तक जितने सवाल किए उनमें एस्टीमेट किसी और दिन था, रिवैल्यूएशन किसी और दिन थी। रिवैल्यूएशन भी अगर सेम डे हो रही होती, जब हम रिवैल्यूएशन करते थे तो इस कॉलम को नहीं छेड़ते थे, और जब एस्टीमेट चेंज करते थे तो इस कॉलम को नहीं छेड़ते थे, ऐसे ही है ना। अब अगर सेम डे रिवैल्यूएशन भी हो रही है और एस्टीमेट चेंज भी हो रहा है, तो आप ये करेंगे कि इस कॉलम में रिवैल्यूएशन लाएंगे, फर्ज कर लेते हैं 78, बल्कि 77, ऐसी मैंने खुद से अज्यूम कर लिया कि इसकी फेयर वैल्यू उतनी। बताना ये चाह रहा हूं कि अगर रिवैल्यूएशन और एस्टीमेट चेंज सेम डे हो तो क्या करेंगे। बाकी सब छोड़ें, इस कॉलम को रिवैल्यू कर लें। 5 पॉइंट इंक्रीज डिक्रीज, एसेट डेबिट 5.5, ठीक है। अब इन सब को छोड़ें, एस्टीमेट चेंज कर लें। क्या हो रहा है जी, इंक्रीज आ रहा है, प्रोविजन इंक्रीज, प्रोविजन क्रेडिट 1.97। दोबारा सुने, रिवैल्यूएशन एस्टीमेट चेंज एक ही दिन हो रहा है। इस कॉलम को देखें, बाकियों को छोड़ें, रिवैल्यूएशन कर लें। अपवर्ड है एसेट डेबिट, डाउनवर्ड होता तो एसेट क्रेडिट। कर लिया, आखिरी पहला और आखिरी कॉलम, पहले अब कॉलम कर लिया, अब आखिरी कॉलम पे आ जाए। बाकी सब छोड़ें, एस्टीमेट चेंज करें। कर लिया, बढ़ आए, प्रोविजन डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट, दोनों डेबिट क्रेडिट हो गए। अब देखें एंट्री पूरी करने के लिए क्या चाहिए, क्रेडिट चाहिए ना। ये रिवैल्यूएशन इंक्रीज है, इधर कर लें जो करना होता। अगर डेबिट चाहिए होता तो ये रिवैल्यूएशन डिक्रीज होती, इधर कर लें जो करना। दोबारा सुने, रिवैल्यूएशन और एस्टीमेट चेंज एक ही दिन हो गया। आप दोनों को इंडिपेंडेंटली, इस कॉलम को रिवैल्यू कर लें, डेबिट क्रेडिट करना है कर दें, हो सकता है क्रेडिट हो जाता है, ये भी हो सकता है। इसको एस्टीमेट चेंज कर लें, ये डेबिट क्रेडिट जो भी है कर लें, ये डेबिट क्रेडिट जो भी है कर लें। हो सकता है दोनों डेबिट हो रहे हो सकता है दोनों क्रेडिट हो रहे हो सकता है एक डेबिट एक क्रेडिट हो रहा हो। कर लिया, अब क्या करें। अब इस एंट्री को, जरूरी नहीं डिफरेंस देखें, एंट्री पूरी करनी है। हो सकता है ये भी डेबिट हो रहा होता, फिर डिफरेंस नहीं होता, फिर दोनों मिला के क्रेडिट करने होते। देखो अभी ये डेबिट है ये क्रेडिट है, इसलिए डिफरेंस क्रेडिट करना है। क्या पता ये भी डेबिट हो रहा होता, हमने एंट्री पूरी करनी है। ये दोनों कर लिए। अब देखें एंट्री पूरी करने के लिए क्या चाहिए। अगर एंट्री पूरी करने के लिए क्रेडिट चाहिए तो वो रिवैल्यूएशन इंक्रीज है, अगर एंट्री पूरी करने के लिए डेबिट चाहिए तो वो रिवैल्यूएशन डिक्रीज है। सरप्लस बस, अगर लॉस भी आ रहा है तो पहले ये क्रेडिट फिर ये क्रेडिट। ये बात बिल्कुल एंड पे जो सेकंड लास्ट बुलेट पॉइंट है उसमें लिखी हुई है। A change in obligation is an indication that assets may have to be revalued. If so, then revaluation and estimate change are handled in compound entry. क्वेश्चन नंबर 4 मैंने इसी का बनाया हुआ है। ये आप लोग करना हो तो कर लीजिएगा, देखना हो तो भी काफी है। करना चाहें तो कर लें, नहीं तो देख भी लें तो बहुत है।
आ रहे हैं कि ये 5.2 इसको वर्किंग में लेंगे सर, वर्किंग आपने फिर उसको ये नाले को उसको प्रेशर करेंगे सर, अगर अगले साल फिर फिटनेस आ जाती है तो सर अपडेट करना पड़ेगा ना जी, क्या? सरप्लस कुछ लेंगे थे रिमेनिंग लाइफ पे, तो सरप्लस है ना, ठीक है। वो तो सरप्लस ना हो तो देखते हैं कि पिछला लॉस कितना रिवर्स करना है। सरप्लस है, अब जैसे 5.27 हमने इधर इनकॉर्पोरेट कर लिया सर, फिर नेक्स्ट साल जब हम सरप्लस को अपडेट करेंगे डिविडेंड रिमेनिंग लाइफ उसको भी करेंगे रिमेनिंग लाइफ पे, उसकी एंट्री करें ना करें एंट्री थोड़ी होती है। ठीक है। लेकिन सर फर्क तो पड़ेगा जब उस क्या फर्क पड़ेगा? सर कंपाउंड एंट्री करेंगे जब सर एलिमिनेट करते हुए रिवैल्यूएशन सरप्लस पहले खत्म करेंगे फिर पीएनएल खत्म करेंगे खत्म क्या होगा? सर, वो खत्म नहीं करेंगे, पीएनएल में डालेंगे। खत्म करना क्या होता है? जब डाउनवर्ड है तो सरप्लस खत्म करेंगे, बाकी जितना भी हो पीएनएल में चला जाएगा। सर लेकिन अपवर्ड हो तो फिर सरप्लस ऑलरेडी है तो सरप्लस में और आ जाएगा। लेकिन कैसे फर्क पड़ जाएगा? अगर आपने इसको कल को और अपवर्ड होता है, सरप्लस है और अपवर्ड हो जाएगा। डाउनवर्ड होता है पहले ये खत्म करेंगे, जो बचेगा वो यहां डाल, इसको तो कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन 4 मैंने इसका बनाया हुआ है और वो आप लोग अगर करना चाहें तो कर लें, अगर सिर्फ देखना चाहें तो भी चलेगा। अच्छा जी, इखलाक पे बात कर रहा था, अब नरमी पे बात कर लेते हैं। मसनद अहमद में है, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी ख़ानदान के साथ भलाई का इरादा करते हैं तो उनमें नरमी डाल देते हैं। नरम, अच्छे तरीके से बात करना, खुश अखलाक, सख्ती नहीं। तो जब अल्लाह ताला किसी ख़ानदान के साथ भलाई का इरादा, यानी ये भलाई है, जो बहुत सॉफ्ट स्पोकन लोग हैं ना, ये अल्लाह की भलाई है उनके साथ। तो अल्लाह ताला जब किसी ख़ानदान के साथ भलाई का इरादा करते हैं तो उनमें नरमी डाल देते हैं। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।